हेलो हेलो हेलो। सबको गुड मॉर्निंग है सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, सबको नमस्कार है। गुड मॉर्निंग गुड्डू भैया। ये कौन है भैया? विकास जी। सबको सबको नमस्कार है सर। आइए आज के सेशन में हम लोग मिलते हैं कुछ अच्छे अच्छे प्रश्नों से जो लोग कल क्वेश्चन किए होंगे। कल यहां तक हुआ था हमारा भू अस्थिर उपग्रह तक। डोंट वेस्ट योर टाइम, क्योंकि टाइम ही पैसा है और टाइम ही जिंदगी है सर, इसलिए टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। सीधा हम लोग धंधा की दुनिया में आएंगे। पहले सारे बच्चे जुड़ जाएं। चलो 10 सेकंड का टाइम देते हैं, जल्दी जल्दी जुड़ जाओ। जुड़ गए? शुरू करें। और सब बढ़िया है? उठ गया है कि नहीं? आंख उख धो लिया है कि नहीं? ये कुड़ियाइए रहा है। दुष्ट दानव सब। भोरे भोर मामला गड़बड़ मत किया करो, ठीक ना? भोर का स्थिति ठीक नहीं रहता है, इसलिए गड़बड़ाओ नहीं। कुड़ियाओ तो एकदम नहीं। पढ़ो एकदम बढ़िया से। कुछ जगह होता है जहां पर हाथ नहीं डालना है, एकदम आराम से पढ़ाई करना है, ना तो मामला चला हो जाए तो गड़बड़। गुड मॉर्निंग। आइए सर, हम लोग यहां तक पढ़े थे भू अस्थिर उपग्रह तक। भू अस्थिर उपग्रह हम बोले थे पृथ्वी के सतह से 36,000 किलोमीटर ऊपर विषुवतीय तल में चक्कर लगाता है पश्चिम से पूरब की ओर, और इसका काम है दूर संचार में इसका उपयोग करते हैं। कहां उपयोग करते हैं? चला, दूर संचार में इसका उपयोग करते हैं। अब एक क्वेश्चन है आपके सामने, यदि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी वर्तमान दूरी की आधी हो जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस गुणक में बढ़ जाएगा? कहता है यदि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी वर्तमान दूरी की आधी हो जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस गुणक में बढ़ जाएगा? यही ना क्वेश्चन है। तो चला रे, यदि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी वर्तमान दूरी की आधी हो जाए, मतलब अगर F बराबर होता है, मान लो हो जान, मान लो कि ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, ये चंद्रमा है। तो सर अगर ये बीच की दूरी r है तो F बराबर होगा G m1 m2 बाय r स्क्वायर। और अगर ये आधा कर देंगे, r/2 कर दिया जाए, वर्तमान दूरी की आधी कर दी जाए, तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल, ये अब ये पृथ्वी है चला और ये चंद्रमा है, ये चंद्रमा है। अब ये दोनों के बीच की दूरी को आधा कर देंगे, यानी r/2 कर देंगे, तो F नया इज इक्वल टू हो जाएगा G m1 m2 बाय r/2 का होल स्क्वायर। यहां से इसको सॉल्व करेंगे, दो दूनी 4 ऊपर चल जाएगा, ये हो जाएगा 4G m1 m2 बाय r स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 इंटू G m1 m2 बटा r स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? F 4F। 4 का गुणक बढ़ेगा, 4 का गुणक बढ़ेगा, बी नंबर आंसर होगा। यू विल गेट द आंसर। देख लो फिर से समझाते हैं। यदि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी वर्तमान दूरी की आधी हो जाए, मतलब वर्तमान दूरी r है तो F बराबर G m1 m2 बटा r स्क्वायर है। ये फॉर्मूला हम आपको पढ़ाए हैं पीछे, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। आधा कर देंगे तो r/2 कर देंगे, r/2 कर देंगे, 2 दूनी 4 ऊपर चल जाएगा, 4G m1 m2 बटा r स्क्वायर यानी 4F कर देंगे, यानी 4 का गुणक हो जाएगा। बनाया हुआ है आपके नोटबुक में। अगला सवाल क्या है सर? अगला सवाल कहता है एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के बराबर आयाम किंतु उसके द्रव्यमान का 3 गुना द्रव्यमान वाले एक ग्रह पर जाता है। यदि पृथ्वी पर उसका भार 60 न्यूटन है तो उस ग्रह पर उसका वजन क्या होगा? यही ना है सर। देखिए, कहता है एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के बराबर आयाम किंतु उसके द्रव्यमान का 3 गुना द्रव्यमान वाले एक ग्रह पर जाता है। यदि पृथ्वी पर उसका भार 60 न्यूटन है, देखो इसका यहां m है तो यहां 3m है, तो यहां अगर 60 न्यूटन होगा तो यहां कितना होगा? तो सर हम जानते हैं W बराबर यहां mg है, तो यहां m का मान m है और यहां 3m हो जाएगा, तो मान लो W बराबर 3mg हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और यहां mg का मान दे दिया है तुमको 60, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा 3 गुना 60 इज इक्वल टू 180 इज द आंसर। 3 गुना 60 इज इक्वल टू कितना? 180 इज द आंसर होगा। यानी अगर ये m से 3m हुआ तो 3 छके 60 है, तो 3 छके 18 हो जाएगा 180। यू विल गेट द आंसर। क्योंकि सर emg होगा, ये 3mg हो जाएगा, 3mg होगा मतलब 3 गुना होगा, 3 गुना 60 बराबर 180 इज द आंसर। द नेक्स्ट वन इज, अगला है कितनी ऊंचाई ऊपर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर के मान का 1/4 हो जाएगा?
कितनी ऊंचाई ऊपर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर के मान का 1/4 हो जाएगा? बता क्या हो जाएगा? कितनी ऊंचाई ऊपर, ये मान लेते हैं सर ये पृथ्वी है, कितनी ऊंचाई ऊपर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है h का मान कितना होगा जब g डैश का मान g/4 होगा। यहां पर g है। कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग यहां भी करेंगे सर, और आप लोग कर ही रहे होंगे 9 से 10 में। ध्यान दीजिएगा, कहता है कितनी ऊंचाई ऊपर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर के मान का 1/4 हो जाएगा। तो पृथ्वी की त्रिज्या है 6400 किलोमीटर, तो कहते हैं कितनी ऊंचाई पर, ये g है, यहां g/4 है, यहां चला g है और यहां g/4 है, यहां g है, यहां g/4 है। तो अगर यहां g/4 है, कह रहा है कितनी ऊंचाई ऊपर ये g/4 हो जाएगा। तो यहां का जो g होगा वो हो जाएगा gm/r²। आई जो ऊंचाई पर होता है g का मान वो क्या होता है, हम पढ़ाएं आपको, gm/r + h का होल स्क्वायर। gm/r + h का होल स्क्वायर। अरे सर ऊंचाई पर gm/r + h का होल स्क्वायर, यहां पर g = gm/r²। अभी दोनों से हमको h का मान निकालना है। कह रहा है कितनी ऊंचाई ऊपर, एकदम आराम से समझना, ना तो गड़बड़ हो जाएगा। हम कहते हैं पूरा में यही करना है, एक से कंडीशन निकालना है, दूसरे में कंडीशन पुट कर देना है, यू विल गेट द आंसर। न्यूमेरिकल ऐसा चीज है, चला जब बहुत सारा न्यूमेरिकल बना लोगे ना तो एक ओवरऑल आइडिया सेट होगा जिससे तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा। ऐसा नहीं ये देख लिया बन गया। तो कहते हैं g = gm/r² होता है पृथ्वी के सतह पर, हम आपको बताए हुए हैं। अब पृथ्वी के सतह से h ऊंचाई ऊपर g' = g/4। कह रहा है कितनी ऊंचाई ऊपर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर के मान का 1/4 हो जाएगा, यानी g/4 हो जाएगा gm/r + h का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को भाग दे दो, अब भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, हमको h का मान निकालना है। एक हो जाएगा g/4 = gm/r + h का होल स्क्वायर, ई हो जाएगा g = gm/r²। इसको भाग दे दो, अब भाग दे के कट्टम कुट्टा कर दो, g गया बोरा में, gm गया बोरा में, ये हो जाएगा तुम्हारा r/r + h का होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर = 1/4। इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाता है, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1/2 चल जाएगा, r + h यहां हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लोगे तुम तो h बराबर हो जाएगा r, और r का मान दिया हुआ है 6400, आंसर हो जाएगा तुम्हारा 6400 किलोमीटर, क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या दिया हुआ है 6400। इसको सॉल्व करोगे ना तो ये स्क्वायर जो है उस साइड चल जाएगा, तो रूट हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, और कोना कोनी गुना भाग कर लोगे तो h = r आ जाएगा। h = क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। ठीक है, तो आपको कहेगा तो आंसर कितनी ऊंचाई ऊपर गुरुत्वीय त्वरण का मान 1/4 होगा, तो हम कहेंगे 6400 किलोमीटर ऊपर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है वो 1/4 हो जाएगा। देखो फिर से समझा देते हैं, कहता है कितनी ऊंचाई ऊपर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर के मान का 1/4 हो जाएगा। तो पृथ्वी पर g = gm/r² होता है, कितनी ऊंचाई ऊपर ये 1/4 हो जाएगा, यानी g/4 हो जाएगा, यानी g/4 बोले तो gm/r + h का होल। अब ये दो समीकरण मिला, हमको h निकालना है। h निकालना है तो भैया दोनों को भाग दे देते हैं, दोनों को भाग दे देंगे और h के लिए सेपरेट कर लेंगे, यू विल गेट द आंसर। द नेक्स्ट वन इज, अगला है ग्रहों का नियम। अगला क्या है, चला ग्रहों का नियम। अब ग्रहों का नियम क्या था, देखो ग्रहों का नियम केपलर चचा ने दिया था। किसने दिया था, केपलर। केपलर का नाम सुना है, 100 बार का पूछा हुआ प्रश्न है कि ग्रहों का नियम कौन चचा दिए थे, तो कहेंगे केपलर चचा दिए थे। ग्रहों का नियम किसने दिया, केपलर ने दिया। ग्रहों का नियम किसने दिया, चला ग्रहों का नियम केपलर चचा ने दिया था। ठीक है, ग्रहों का नियम किसने दिया, केपलर ने दिया था। कहते हैं ग्रहों का नियम अगर केपलर चचा ने दिया था तो ग्रहों का नियम किसने दिया, केपलर ने। ग्रहों का नियम किसने दिया, केपलर ने। ग्रहों का नियम 3 था, कक्षा का नियम, क्षेत्र का नियम, परिक्रमण काल का नियम। किसका किसका नियम था, कक्षा का नियम, क्षेत्र का नियम, परिक्रमण काल का नियम। बकवास नियम, लेकिन न्यूमेरिकल पूछ दिया है, मामला गड़बड़ है। तुमको एक क्वेश्चन पूछेगा ग्रहों के लिए नियम किसने दिया, कहेंगे केपलर चचा ने। किसने दिया, केपलर चचा ने। कितने नियम दिए,
तो कहेंगे 3 नियम उन्होंने दिए भैया। कौन कौन नियम दिए भैया? एक दिया उन्होंने कक्षा का नियम, एक उन्होंने दिया कक्षा का नियम, दूसरा उन्होंने दिया क्षेत्र का नियम, और तीसरा उन्होंने दिया परिक्रमण काल का नियम। परिक्रमण काल का नियम, ये 3 नियम उन्होंने दिए। कक्षा का नियम, क्षेत्र का नियम और परिक्रमण काल का नियम। कक्षा का नियम, क्षेत्र का नियम और परिक्रमण काल। कक्षा का नियम, क्षेत्र का नियम, परिक्रमण काल का नियम। ठीक है। अब कक्षा का नियम, क्षेत्र का नियम और परिक्रमण काल का नियम की अगर हम बात करें तो कक्षा का नियम क्या है? व्हाट इज लॉ ऑफ ऑर्बिट? कक्षा का नियम ये सर क्या है? ये कहता था ना कि पहले हम लोग एक पर बात कर लें, फिर बात करते हैं सर दूसरे तीसरे पर। ये क्या कहता था? ये कहता था कक्षा का नियम कि कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाता है, ये सूर्य है तो कोई भी ग्रह जो चक्कर लगाता है ना इसके चारों ओर, ये दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता है। इसको कहते हैं चला वृत्त, ऐसा हो जाएगा तो कहेंगे दीर्घवृत्त, इलिप्स। कहते हैं कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाता है वो वृत्तीय में नहीं दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता है, जिसके फोकस पर कौन होता है? सूर्य होता है। यह कक्षा का नियम। कक्षा का नियम कहता है कोई भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता है। वृत्त इसको कहते हैं, दीर्घवृत्त इसको कहते हैं। कोई भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाता है, जिसके फोकस पर कौन होता है? सूर्य होता है। और दोनों एक ही तल में होते हैं। दोनों एक ही तल मतलब ये देखो सूर्य इस बोर्ड के तल में है तो ये ग्रह भी बोर्ड के तल में, ऐसा नहीं ये यहां रहेगा, इस छत के तल में रहेगा। दोनों एक ही तल में होगा। ये कक्षा का नियम। फिर से सुन लो, कक्षा का नियम कहता था कि कोई भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, जिसके फोकस पर कौन होता है? सूर्य होता है। और दोनों एक ही तल में होते हैं। देखो कहता है ग्रहों के लिए नियम केपलर ने बताया। ग्रहों के सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है। ग्रहों के लिए केपलर ने 3 नियम दिया, एगो कक्षा का नियम, एगो क्षेत्र का नियम, एगो परिक्रमण काल का नियम। जिसमें पहला है तुम्हारा कक्षा का नियम, कोई भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है, जिसके फोकस पर कौन होता है? सूर्य होता है। जिसके फोकस पर कौन होता है? दोनों एक ही तल में होता है, कुछ खास नहीं है। कोई भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ, तुमको क्वेश्चन पूछेगा कोई भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ किस कक्षा में चक्कर लगाती है, तो कहेंगे दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है। अगला है तुम्हारा क्षेत्र का नियम। इस क्षेत्र का नियम क्या कहता है? चला क्षेत्र का नियम क्या कहता है? क्षेत्र का नियम कहता है चला कि ध्यान देना, क्षेत्र का नियम कहता है, क्षेत्र का नियम जो कि आपका दूसरा नियम है, क्षेत्र का नियम। उठने रे कितना कुड़ी आएगा रे दुष्ट सब, दानव सब रे दानव है रे दानव, उठ रे सुगा उठ, न तो गड़बड़ हो जाए। तो क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। जो जागेगा वो पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा। देख लो तू कौन श्रेणी में आना चाहता है। ठीक ना? ऐसन बीवी मरेगी न चला कि भोर में मुंह बदबू करेगा। ठीक ना? करेंगे भयानक बदबू, ठोर पे फुफड़ी पड़ल रहेगा, देखने में साफे कुरूप होगी। तो ये अब ये 1.5 महीना है, की करना है? मुंह के बदबू भर जिंदगी सूंघना है कि की करना है? अपने हिसाब से देख लो। ठीक ना? अगर चाहता है एकदम फ्रेश तो समझ लो 1.5 महीना एकदम सरिया देना है। ना तो भोरे भोर उठता हो और जैसे मुंह खोलता कहता है मां कसम। देख लो भैया, पूरा जिंदगी झेलना पड़ेगा। अपना अपना देख लो। ठीक ना? अपना अपना देख लो मतलब पाठ पढ़ाई देख लो, ना तो हो जाए तो गड़बड़। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब ध्यान से देखना। कहता है क्षेत्र का नियम क्या कहता है? कहता है कि कोई भी ग्रह अगर सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है ना, ये समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है। अगर मान लो यहां से यहां तक का समय टाइम बराबर 5 सेकंड होगा, टाइम बराबर 5 सेकंड होगा, और यहां से यहां तक का समय जो है ये टाइम बराबर 5 सेकंड होगा, टाइम बराबर 5 सेकंड होगा। ध्यान देना, अगर यहां भी टाइम बराबर 5 सेकंड, यहां भी टाइम बराबर 5 सेकंड है, तो सर समान समय में समान क्षेत्रफल तय करेगा। यानी यहां अगर क्षेत्रफल ए है तो यहां भी क्षेत्रफल ए हो। समान समय समान क्षेत्रफल, समान समय समान क्षेत्रफल।
कोई भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाता है वो समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है। यही तो कहता है क्षेत्र का नियम। गौर फरमाइएगा, कहता है क्षेत्र का नियम। क्षेत्र का नियम क्या कहता है भैया मेरे? क्षेत्र का नियम कहता है कोई भी ग्रह अगर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है। मतलब अगर ये ग्रह है सूर्य के, ये सूर्य है और इसके चारों तरफ कोई भी ग्रह चक्कर लगाता है तो ये समान समय में, अगर टाइम का मान 5 सेकंड है, यहां समय का मान 5 सेकंड है, और यहां भी अगर समय का मान चला 5 सेकंड है, समय का मान अगर 5 सेकंड है तो समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है। समान समय समान क्षेत्रफल तय करता है। समय अगर समान होगा क्षेत्रफल भी क्या होगा? समान होगा। ठीक है, अब देखो अगला है चला परिक्रमण काल का नियम। कौन नियम चला? परिक्रमण काल का नियम। ध्यान देना, परिक्रमण काल का नियम क्या कहता है? परिक्रमण काल का नियम कहता है कि अगर कोई ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ध्यान देना, कोई भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो उसके परिक्रमण काल का वर्ग जो है वो सूर्य से माध्य दूरी के घन का समानुपाती होता है। परिक्रमण काल का जो वर्ग है वो सूर्य से माध्य दूरी के घन का समानुपाती होता है। हमने कहा कोई भी ग्रह अगर सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ध्यान दीजिएगा, ब्राइटनेस कम कर दें, ये लोग कम कर देते हैं। अब ठीक है, कोई भी ग्रह, देखो ये देखो मच्छर को, कोई भी ग्रह अगर सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो उसका परिक्रमण काल, परिक्रमण काल मतलब एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, सूर्य से माध्य दूरी के घन का समानुपाती होता है, यानी t² समानुपाती r³। यही कहता है परिक्रमण काल का नियम। कहता है इस नियम के अनुसार परिक्रमण काल का वर्ग सूर्य से माध्य दूरी के घन का समानुपाती होता है, अर्थात t² समानुपाती r³। अब देखो ध्यान देना, एगो अगर तुमको ये क्वेश्चन पूछता है कि ग्रहों का नियम किसने दिया, तो हम कहेंगे केपलर ने दिया। ग्रहों का नियम किसने दिया? सबको गुड मॉर्निंग है सर, जो लेट से आते हैं लाते लात मॉर्निंग है सर, 4 लात के साथ मॉर्निंग है सर। आपको एकदम आप एक नंबर के घटिया और वाहियात आदमी हैं, अगर आप पढ़ना नहीं चाहते हैं तो। दुष्ट कहेंगे, एकदम लेट आने का कोई मतलब नहीं है सर। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर कहते हैं ग्रहों का नियम किसने दिया तो कहेंगे केपलर ने, और कहेगा किसने कहा कि कोई भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। यह बात पहली बार कोपरनिकस ने कही। किसने कही थी सर? दोनों में डिफरेंस है। देखो, कहेगा ग्रहों के लिए नियम किसने दिया? केपलर ने दिया। यह बात किसने कही थी कि कोई भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाता है वो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है? कहेंगे कोपरनिकस ने। किसने कही थी सर? कोपरनिकस ने। तो अब गौर फरमाइएगा, कहता है कक्षा का नियम, कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है जिसके फोकस पर सूर्य होता है। दूसरा कहता है क्षेत्र का नियम, समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है। तीसरा कहता है परिक्रमण काल का नियम, कहता है t² समानुपाती r³। कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। यह बात कोपरनिकस ने कही थी, लेकिन इस बात को सत्यापित किसने किया? केपलर ने, ग्रहों का नियम देकर। ध्यान देना, अगर कहेगा ग्रहों का नियम किसने दिया? केपलर ने। अगर कहेगा किसने कहा कि सूर्य के चारों तरफ कोई भी ग्रह दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, तो कहेंगे यह बात कोपरनिकस ने कही। लेकिन इस बात को साबित किसने किया? तो कहेंगे केपलर ने। इस बात को साबित किसने किया? केपलर ने। ध्यान देना, कहते हैं कोई भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है दीर्घवृत्ताकार कक्षा में। यह बात किसने कही? कोपरनिकस ने। इस बात को सत्यापित किसने किया? केपलर ने। ग्रहों का नियम किसने दिया? केपलर ने। किसने कहा सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में कोई भी ग्रह चक्कर लगाते? कोपरनिकस ने। इस बात को सत्यापित किसने किया कि सूर्य के चारों तरफ कोई भी ग्रह दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है? केपलर ने। ग्रहों का नियम किसने दिया? केपलर ने। इसमें बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है, इसलिए जान लो। अब आते हैं चला नेक्स्ट में। अगला है द्रव्यमान केंद्र। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, गौर फरमाइएगा। द्रव्यमान केंद्र क्या होता है? जैसे एकदम आराम से चला, देखो जैसे ये वस्तु है, ध्यान देना,
ब्राइटनेस कम कर दिए हैं सर, ब्राइटनेस ज्यादा है क्या? और कम कर देते हैं, एकदम टेंशन नहीं लेना है। ब्राइटनेस थोड़ा कम कर दीजिए। अब देखिए, जैसे ये कोई वस्तु है सर, है ना? अभी ये बैलेंस में है, ध्यान देना। कौन, कितने बच्चे हैं जो अच्छे से देख पा रहे हैं, ब्राइटनेस का प्रॉब्लम नहीं आ रहा है? सर एक टाइप करेंगे, एक गुड, दो बैड। जल्दी से टाइप कर दीजिए सर, जो लोग अच्छे से क्लास कर पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। गुड एक टाइप करेंगे, दो वाले बैड टाइप करेंगे। जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। कम कर दिए, और थोड़ा कम कर दीजिए, यहां से कर दें। नहीं, कमेंट सेक्शन ऑन कीजिए। वेरी गुड। एक आध 2% तो अपवाद में चला हुए करेगा। अब ठीक है ना? वेरी गुड। 5% हम लोग अपवाद मान के चलते हैं। सर अगर मैक्सिमम का ठीक है और मिनिमम का गड़बड़ है, इसका मतलब सर आपके एंड से गड़बड़ है, क्योंकि अगर मेरे एंड से गड़बड़ होगा तो सबका गड़बड़ हो जाएगा। अगर मेरे एंड से गड़बड़ होगा तो सबका गड़बड़ हो जाएगा। अगर मिनिमम का गड़बड़ है, इसका मतलब आपके तरफ से गड़बड़ी है। सर आप अपना नेटवर्क ठीक कीजिए, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अगर मेरे तरफ से गड़बड़ होगा तो सबका ना गड़बड़ हो जाएगा। रे दुष्ट, इतना कॉमन सेंस ना हो। अगर कुछ बच्चों का गड़बड़ है, इसका मतलब आप अपने नेटवर्क को ठीक कीजिए। नया नेटवर्क में जाइए, एयरटेल में जाइए, आइडिया में जाइए, जो आपका अच्छा काम करता है। 100-200 को अभी मत देखिए एक आध महीना, 100-200 के कारण जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। देखो तो मैक्सिमम का ठीक है, लेकिन कुछ बच्चों का गड़बड़ होगा, वो एकदम होगा, क्योंकि सर वो अपवाद हैं। वो सर नेटवर्क ठीक नहीं है, या उनके बहुत ज्यादा गांव में हैं और वहां पर नेटवर्क नहीं पकड़ रहा होगा। नहीं तो देखिए मेरे एंड से गड़बड़ होगा, चला सब के ना गड़बड़ हो जाएगा। रे ये तो कॉमन सेंस की बात है। अब देखो, चला हम आते हैं इधर द्रव्यमान केंद्र पर। देखो एकदम आराम से सर, फिटर थ्योरी, आईटीआई ट्रेड थ्योरी, सब सर सबका बैच आ रहा है सर, ध्यान दीजिएगा। अगर ये वस्तु है, हम इसको ऐसे लिए हुए हैं, अभी ये बैलेंस है, अभी ये क्या है सर? बैलेंस है, अभी भी ये बैलेंस है। लेकिन देखिए तो अभी ये बैलेंस होगा, छोड़ देंगे गिर जाएगा। अभी ये बैलेंस होगा, छोड़ देंगे गिर जाएगा। लेकिन अभी देखिए ये बैलेंस, या तो यहां बैलेंस होगा या तो आधार पर बैलेंस। कहता है वह बिंदु जहां पर वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है उसे हम द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। ये वह बिंदु जहां पर वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है उसे हम द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। और वस्तु दो जगह, ये द्रव्यमान केंद्र अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। जैसे अगर कोई वृत्त है तो इसके अंदर द्रव्यमान केंद्र यहां होता है। अगर ये कोई त्रिभुज है तो इसके अंदर द्रव्यमान केंद्र यहां होगा। और अगर 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 ये ऐसा है तो इसके अंदर द्रव्यमान केंद्र यहां होगा। मतलब ये वस्तु के बाहर भी हो सकता है, वस्तु के अंदर भी हो सकता है। और ये वस्तु के, देखो ये वस्तु है, रॉड है एल शेप का, तो यहां हो जाएगा। ये रॉड है, यहां हो जाएगा। यानी द्रव्यमान केंद्र वस्तु के अंदर भी हो सकता है, वस्तु के बाहर भी हो सकता है। द्रव्यमान केंद्र किसको कहते हैं? वह केंद्र जहां पर, ध्यान दीजिएगा, वह केंद्र जहां पर वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है। या यूं कहें कि वह केंद्र जहां पर वस्तु संतुलन की अवस्था में होती है। वह केंद्र जहां पर वस्तु संतुलन की अवस्था में होती है। संतुलन की अवस्था में दो जगह होती है, या तो द्रव्यमान केंद्र पर या नहीं तो आधार पर। संतुलन की अवस्था दो जगह होती है, या तो द्रव्यमान केंद्र पर या तो चला आधार पर। अब ध्यान देना,
कहता है एकदम आराम से, कहते हैं वस्तु का द्रव्यमान केंद्र वस्तु के अंदर भी हो सकता है, वस्तु के बाहर भी हो सकता है। द्रव्यमान केंद्र वह केंद्र है जहां पर वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है, बीच में। अब ध्यान देना, कहते हैं द्रव्यमान केंद्र, द्रव्यमान केंद्र की अगर हम बात करें, सेंटर ऑफ मास, वह केंद्र जहां पर कोई वस्तु संतुलन की अवस्था में रहता है, द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। द्रव्यमान केंद्र कहलाता है जहां पर वस्तु संतुलन की अवस्था में होता है। देखो यहां वस्तु संतुलन की अवस्था में है, यह केंद्र द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। उसके बाद कहते हैं द्रव्यमान केंद्र वस्तु के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी। देखो यहां वस्तु के अंदर है, यहां वस्तु के अंदर है, यहां वस्तु के अंदर है, यहां वस्तु के बाहर, इतने है वस्तु, यहां वस्तु के बाहर। ठीक है, अब देखिए, कहते हैं नेक्स्ट। अब मामला क्या है सर कि ध्यान दीजिएगा, मामला यह है कि वस्तु दो जगह संतुलन में होती है। कहां कहां? एगो द्रव्यमान केंद्र पर, यहां, दूसरा आधार पर। वस्तु दो जगह संतुलन में होती है चला, एगो द्रव्यमान केंद्र पर जो कि बीच में होता है, और दूसरा आधार पर। मान लीजिए कि किसी काम को हम भी कर सकते हैं, उसी काम को आप भी कर सकते हैं, और सर हम दोनों मिल जाएंगे तो काम अच्छे से होगा कि खराब से होगा? किसी काम को सर हम भी कर सकते हैं, किसी काम को आप भी कर सकते हैं, अब दोनों आदमी मिल जाएंगे तो काम अच्छे से ना होगा? किसी काम को आप भी कर सकते हैं, किसी काम को हम भी कर सकते हैं, दोनों आदमी मिल जाएंगे तो अच्छे से होगा। इसका मतलब यहां पर भी वस्तु संतुलन में रहती है, द्रव्यमान केंद्र पर जो कि बीच में होगा, और आधार पर भी वस्तु संतुलन में होती है। और दोनों अगर मिल जाएगा, यानी आधार की ओर हम आपकी ओर चले जाएंगे तो आप में मिल जाएंगे, तो आप ज्यादा संतुलन में होइए। अगर मेरे कारण भी संतुलन होता है, आपके कारण भी संतुलन होता है, हम आपकी ओर चले जाएंगे, ज्यादा संतुलन में होइएगा। तो कहने का मतलब यह हुआ जाने मन कि अगर ये द्रव्यमान केंद्र है, ये द्रव्यमान केंद्र है और ये आधार है, ध्यान देना, ये द्रव्यमान केंद्र है, ये आधार है। अगर ये द्रव्यमान केंद्र है और ये आधार है, तो सर अगर ये यहां पर भी वस्तु संतुलन में होती है, यहां भी वस्तु संतुलन में होती है, अगर 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 जान हमारी ये द्रव्यमान केंद्र आधार की ओर चला जाए, मतलब ये मान लो हम हैं और ये अगर आप हैं और दोनों मिलकर संतुलन करते हैं, तो ये अगर इधर की ओर चला जाए, आधार की ओर, तो वस्तु ज्यादा संतुलन में होगी कि कम संतुलन में? तो हम कहेंगे ज्यादा संतुलन में। अगर द्रव्यमान केंद्र आधार की ओर चल जाए तो वस्तु अधिक संतुलन में होगी। अब ध्यान दीजिएगा, एकदम आराम से, हमर शुगा। अगर ये द्रव्यमान केंद्र आधार की ओर चल जाए तो वस्तु ज्यादा संतुलन में होगी। आप कहेगा ये कैसे होगा सर? मान लेते हैं चला अभी मेरा द्रव्यमान केंद्र यहां है, और अगर हम झुककर चलते हैं तो ये द्रव्यमान केंद्र जो मेरा नाभि है वो नीचे चला जाएगा, तो हम ज्यादा संतुलन में। इसलिए देखना, बूढ़ी औरत या बूढ़ा पुरुष झुक के चलता है, या तो अगर पेट झड़ी हो जाएगा देखना झुक के चलेगा। काहे? क्योंकि झुक के चलने के बाद तुम अपने द्रव्यमान केंद्र यानी नाभि को आधार की ओर ले जाता है। तुम कहेगा नहीं समझे मास्टर, अगर ये तुम मान लो ये मर्द है, अभी तुम्हारा द्रव्यमान केंद्र यहां है, आधार यहां है, ये आधार है। अब तुम झुककर चलता है, झुककर 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 अगर चलते हो तो अब तुम्हारा द्रव्यमान केंद्र यहां आ जाएगा, आधार यहां रहेगा। पहले द्रव्यमान केंद्र यहां था, अब जैसे तुम ऐसे झुकोगे तो ऐसे नीचे आ जाएगा। जैसे अभी मेरा द्रव्यमान केंद्र यहां है, और जैसे हम इसको, ये आदमी है, यहां द्रव्यमान केंद्र है, जैसे झुकेगा ये आधार की ओर चला जाएगा। देखो अभी द्रव्यमान केंद्र यहां है ना, झुकेंगे तो आधार की ओर जाएगा। तो वही होता है जब द्रव्यमान केंद्र आधार की ओर जाता है, मतलब जब झुकते हो तो नाभि तुम्हारा पैर की तरफ जाता है, तो तुम अधिक संतुलन में महसूस करते हो। इसीलिए बूढ़ा व्यक्ति
बूढ़ा आदमी झुककर चलता है, झुककर चलता है ताकि वो उसका द्रव्यमान केंद्र जो है वो आधार की ओर जाए, वो अधिक संतुलन में होगा। इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब यह है कि वस्तु दो जगह संतुलन में होती है, वो द्रव्यमान केंद्र पर, एक आधार पर। अगर द्रव्यमान केंद्र आधार की ओर चला जाए तो वस्तु ज्यादा संतुलन में होगी, क्योंकि दोनों वस्तु को संतुलित करता है। इसीलिए बूढ़ा व्यक्ति या बूढ़ा आदमी झुककर चलता है ताकि वो अपने नाभिक को नीचे आधार की ओर ले जा सके। पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति, कभी देखा है पहाड़ पर ऐसे चढ़ते हुए? नहीं, पहाड़ पर आगे की ओर झुककर चलता है, आगे की ओर झुककर चढ़ता है। इसलिए ध्यान देना, हम क्या कहना चाह रहे हैं, चला एकदम आराम से समझने की कोशिश करना। थोड़ा कैमरा इधर कीजिएगा तो, जैसे मेरा फुल आए, हो जाएगा ना? फुल आना चाहिए, फुल। आ रहा है? तेरे संग जीने का, देखो चला, अगर ये मेरा द्रव्यमान केंद्र है, एकदम आराम से चला, ये मेरा द्रव्यमान केंद्र है, ये मेरा द्रव्यमान केंद्र है, देखो ये टकलू भी दिख रहा होगा, ये मेरा द्रव्यमान केंद्र है। चला, तो ये अगर द्रव्यमान केंद्र, ये सबको हटाओ, चला सब देख लेगा, कहेगा देखो मास्टर रूम में कुर्सी है। ये मेरा द्रव्यमान केंद्र है, चला ये, तो अगर हम अभी पूरा पूरा लीजन, पूरा पैर तक, यस यस, ये अगर अभी मेरा आधार नीचे है, अगर हम झुकते हैं तो ये नीचे जाएगा। देखो ये द्रव्यमान केंद्र जो है मेरा, ये नीचे जाएगा इसे। अभी द्रव्यमान केंद्र यहां है, चला, आधार नीचे है, आधार नीचे है, तो ये नीचे जाएगा जब हम झुककर चलेंगे। इसलिए देखना पेट झड़ी होता है ना, लोग एकदम झुक के चलता है, इसे बुढ़वा सब देखना झुक के चलता है, काहे? ज्यादा संतुलन में महसूस करता है, ज्यादा संतुलन में महसूस करता है इसे करने के बाद, क्योंकि उसका द्रव्यमान केंद्र आधार की ओर जाता है। इसीलिए पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति कभी ऐसे नहीं चढ़ता है, पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर झुक कर चढ़ता है ताकि द्रव्यमान केंद्र आधार की ओर जाए। सीढ़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति कभी ऐसे चढ़ता है? नहीं, सीढ़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे झुक कर ऐसे चलता है ताकि उसका द्रव्यमान केंद्र आधार की ओर हो और ज्यादा संतुलन में महसूस करे। क्या हो राजा? ठीक बन? आप देखो, ट्रक पर ओवरलोडिंग करना मना है। ट्रक पे तू ओवरलोडिंग करेगा, फाइन काट देगा। अब तुम कहेगा काहे मास्टर ट्रक पे ओवरलोडिंग करेंगे? हाँ, मेरा ट्रक, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी ना है। तुम्हार मर्जी नहीं चले है, देखो गमछा तमछा दिखाता है, नहीं करो। अब देखो चला, तुम्हार मर्जी नहीं चलेगा। तुम कहेगा काहे? तुम गौर से देखो चला कि अगर ये ट्रक है, अगर मैं कहूं, पहले इस थ्योरी को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। चला, कहता है कोई भी वस्तु दो जगह संतुलन में होती है। कहां कहां? चला, दो जगह कहां कहां संतुलन में होती है? एगो द्रव्यमान केंद्र पर और दूसरा आधार पर। एगो द्रव्यमान केंद्र पर और दूसरा आधार पर। तो कहता है कोई भी वस्तु दो जगह संतुलन में होती है, एक द्रव्यमान केंद्र पर और दूसरा आधार पर। अगर द्रव्यमान केंद्र आधार की ओर हो, ये द्रव्यमान केंद्र है, ये आधार है। अगर ये द्रव्यमान केंद्र आधार की ओर हो, वही ना झुकते थे तो नाभि आधार की ओर जाता था। अगर द्रव्यमान केंद्र आधार की ओर जाए तो वस्तु अधिक संतुलन में होगी। इसलिए बूढ़ा व्यक्ति झुककर चलता है। इसलिए बूढ़ा व्यक्ति क्या करके चलता है? झुककर चलता है। झुककर चलेगा तो उसका द्रव्यमान केंद्र आधार की ओर चला जाएगा। कहता है पर्वत पर चढ़ने वाला व्यक्ति झुककर चलता है। गेट खोल दो। पर्वत पर चढ़ने वाला व्यक्ति झुककर चलता है। बोझा उठाने वाला व्यक्ति को कभी देखा है कि बोझा ऐसे उठा लिया, ऐसे करके चलता हो? नहीं, आगे की ओर से झुककर चलता है। ट्रक पे ओवरलोडिंग करना मना है। ट्रक, अगर ये तुम्हारा मान लो ट्रक है और ये तुम ड्राइवर है तुम्हारा, तो ट्रक पे तुम ओवरलोडिंग अगर करेगा ना, तो ये लोडिंग, अभी ये द्रव्यमान केंद्र यहां है, और जब ओवरलोडिंग कर दोगे ना ट्रक पे, तो द्रव्यमान केंद्र यहां चल जाएगा। तो आधार से दूर ना चला गया, तो आधार से दूर चल गया तो वही ट्रक ऐसे ऐसे चलता है, हिल डोल करके चलता है। हाँ, इसीलिए खिलाड़ी झुककर फील्डिंग करता है। हाफ पेंट में, अरे नीचे हाफ पेंट रहता है, इतने तुम देखता है, एक नीचे की देखता है। हाफ पेंट मतलब नंगटे नहीं है ना, है कपड़ा तो पहन लेना है रे। आए ये रहता कि नंगटे रहते थे, एगो बात था। बाप रे, हाफ पेंट में मतलब इमेज वाला बात हो गया।
मारेंगे चुट्टा की। देखो, अगर ट्रक पे ओवरलोडिंग नहीं है, द्रव्यमान केंद्र आधार के नजदीक है, लेकिन जैसे तुम ओवरलोडिंग कर दोगे ये पूरा वस्तु हो जाएगा और तब द्रव्यमान केंद्र यहां हो जाएगा जो आधार से दूर हो जाएगा। आधार से दूर हो जाएगा, चला तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। मैथ का बैच भी दे देंगे, आज डिसाइड हो जाएगा। इतना लंबा लिखने का क्या जरूरत था। तो कहते हैं आधार से दूर जाता है तो वस्तु संतुलन खोएगा, संतुलन खोएगा तो चला रोड पर तुम चलेगा तो तुम तो डूबोगे सनम, दूसरे को भी ले डूबोगे, क्योंकि ट्रक हो जाएगा अनबैलेंस, इसीलिए फाइन काटा जाता है। तो ट्रक पे ओवरलोडिंग करना चला मना है। अब ध्यान देना, कहते हैं बूढ़ा व्यक्ति झुककर चलता है, पर्वत पर चढ़ने वाला व्यक्ति झुककर चलता है, बोझा उठाने वाला व्यक्ति झुककर चलता है, ट्रक पर ओवरलोडिंग करना मना है, सीढ़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति झुककर चलता है, पीसा का मीनार, एगो है चला पीसा का मीनार, किसका मीनार है चला, पीसा का मीनार। अब जब पीसा के मीनार की बात करोगे तो पीसा के मीनार ऐसा सीधा नहीं है, पीसा का मीनार चला सीधा नहीं है, पीसा का मीनार ऐसा झुके होने के बावजूद भी संतुलन में है, क्योंकि जब झुकेगा अभी द्रव्यमान केंद्र यहां है, ये आधार है, झुक जाएगा तो ये द्रव्यमान केंद्र हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो द्रव्यमान केंद्र अभी इतना डिस्टेंस है, अब कम डिस्टेंस होगा, तो झुके होने के कारण जब व्यक्ति झुककर चलता है ज्यादा संतुलन होता है, इसलिए पीसा का मीनार झुके होने के बावजूद भी संतुलन में। क्यों? क्योंकि उसका द्रव्यमान केंद्र आधार की ओर। तुमको क्या क्वेश्चन पूछेगा, अरे भाई कोई व्यक्ति झुककर चलता है संतुलन में महसूस करता है, क्यों? तो कहेंगे द्रव्यमान केंद्र आधार की ओर होता है इसलिए। कहेगा बताओ पीसा का मीनार झुके होने के बावजूद भी संतुलन में है, क्यों? कहेंगे झुकने के बाद उसका द्रव्यमान केंद्र आधार की ओर चला जाता है इसलिए संतुलन में। ठीक है, क्लियर है। मैं बायोलॉजी का बैच सर कल से स्टार्ट हो जाएगा 10 बजे से, जिन लोगों का भी एडमिशन है कल से स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए, आ जाइए इधर, कहते हैं पीसा का मीनार झुके होने के बावजूद भी क्या है, संतुलन में है। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज बल आघूर्ण। नाम तो सुना ही होगा बल आघूर्ण का। बल और बल आघूर्ण में क्या डिफरेंस है सर? हाँ, सब जगह बुक मिलेगा सर। बल और बल आघूर्ण में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बल एंड बल आघूर्ण मैन? बल और बल आघूर्ण में क्या अंतर है मैं बताता हूं सर। बल किसी वस्तु को रेखीय गति में लाता है, जैसे अभी बल लगाएंगे हम इस पर और ये रेखीय गति में आ जाएगा। लेकिन बल आघूर्ण की अगर बात करोगे तो वह किसी वस्तु पर अगर लगेगा तो उसको ये वृत्तीय गति में ला देगा। बल वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु को रेखीय गति में लाता है, और बल आघूर्ण वह भौतिक राशि है जो लगने के बाद किसी वस्तु को घूर्णन गति में लाता है। तो बल आघूर्ण ध्यान दीजिएगा, बल आघूर्ण को हम टॉर्क, इंग्लिश लिख ले तो है रे, दिख नहीं रहा है तुरा, बड़का इंग्लिश अन्ना आना बनता है हिंदुस्तान। सर हम इंग्लिश मीडियम से पढ़ी है इंजीनियरिंग, लेकिन हम हिंदी मीडियम में पूरा पढ़ाती है, क्या कि हमारे चलवा सब वो हिंदी बुझाती है। ठीक है, ध्यान देना। कहते हैं बल आघूर्ण टॉर्क, वह राशि जो वस्तु को घूर्णन गति देता है उसे बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु को किस गति में ला देता है, तो कहते हैं वृत्तीय गति में ला देता है। हम बोले बल और बल आघूर्ण में क्या अंतर है? बल किसी वस्तु को रेखीय गति में लाएगा, अब बल आघूर्ण किसी वस्तु को वृत्तीय गति में लाएगा। जैसे पंखा पर बल नहीं लग रहा है, बल आघूर्ण लग रहा है। अगर जमीन पर कार चल रहा है तो रेखीय गति में बल लग रहा है। तो कहता है सर वह भौतिक राशि जो किसी वस्तु को रेखीय गति में ला दे उसे बल कहते हैं। वह भौतिक राशि जो किसी वस्तु को किस गति में ला दे, रेखीय गति में ला दे, उसे हम बल कहते हैं। और जो घूर्णन गति में ला दे उसे बल आघूर्ण कहते हैं। जो रेखीय गति में ला दे उसे बल कहते हैं, और जो घूर्णन गति में ला दे उसे हम क्या कहते हैं? बल आघूर्ण कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा सर, बल आघूर्ण, जैसे मान लो कि ये कोई वस्तु है m द्रव्यमान की और इस पर F बल लग रहा है, और यहां से यहां तक की जो भुजा है इसको हम बल बाहु कहते हैं। ये F बल लग रहा है, यहां से यहां तक की भुजा को हम बल बाहु कहते हैं। क्या कहते हैं चला? बल बाहु, फोर्स आर्म कहते हैं। तो बल आघूर्ण को टाउ से डिनोट करते हैं। बल आघूर्ण दैट इज टॉर्क को टाउ से डिनोट करते हैं, और टाउ इज इक्वल टू होता है F क्रॉस R, यानी बल गुना बल बाहु। बल आघूर्ण इज इक्वल टू होता है बल गुना बल बाहु, ये बल गुना बल बाहु। अब कहेगा ये बल बाहु का मतलब, जैसे ये वस्तु यहां मेरे हाथ में है, मान लेते हैं ये वस्तु चला मेरे हाथ में है
और इस पर तुम बल लगाओगे, इस पर तुम बल लगाओगे और ऐसे बल लगाए और इसे घूमने लगा, ये जो लगाए ये बल हुआ और यहां से यहां तक ये बल बाहु। जिस बाहु पर बल लगता है उसे बल बाहु कहते हैं, फोर्स आर्म कहते हैं इंग्लिश में। तो चला, अगर इसका यूनिट निकालने का मन करें तो एफ का हो गया न्यूटन, आर का हो गया मीटर, तो न्यूटन मीटर हो जाएगा। और न्यूटन मीटर के बाद आर दूरी न है तो दूरी है इसलिए मीटर हो गया। इसको और थोड़ा डिटेल में ले जाएंगे, न्यूटन का हम बोले थे क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर, और ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। आप बीमा निकालोगे तो कितना आ जाएगा, बीमा निकालिएगा कितना आ जाएगा सर, एम एल स्क्वायर टी पर पावर -2 होगा, एम एल स्क्वायर टी पर पावर -2। चूंकि बल 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 गुना बल बाहु है इसलिए ये सदिश राशि है। आप कहेगा बल गुना बल बाहु है सर इसलिए सदिश राशि है, नहीं समझे। देखो बल आघूर्ण बराबर होता बल 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 गुना बल बाहु, तो बल सदिश न है तो ये भी सदिश होगा। हम बार बार बोले थे डेली यूनिट एंड डायमेंशन होगा, डेली यूनिट एंड डायमेंशन आएगा सर। बल का हो गया न्यूटन, बल बाहु का हो गया मीटर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर, ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, एम एल स्क्वायर टी पर पावर -2। बल बाहु का जो यूनिट होता है आपको याद होगा सर, ऊर्जा का भी यही यूनिट होता है। जो बलबाहु का यूनिट होता है वही किसका यूनिट होता है, ऊर्जा का। जो बलबाहु का यूनिट होता है वही किसका यूनिट होता है, यानी जो बलाघूर्ण का यूनिट होता है, डायमेंशन होता है, वही ऊर्जा का होता है। 100 बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बताओ निम्न में से किसके मात्रा का बीमा समान है, तो उसमें एक आएगा बलाघूर्ण और ऊर्जा। ठीक है, अब देखिए सर, एडमिशन सर इसी ऐप पे हो रहा है, धुरीना पे ही। आप सर जिनको भी एडमिशन लेना हो, सर थोड़ा धंधों का बात कर लेते हैं, जो है 10-20 टका आ जाएगा। तो जिनको भी एडमिशन लेना हो धुरीना ऐप पे सर आइए और अपना एडमिशन ले सकते हैं बायोलॉजी में। कल से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। कहते हैं बलाघूर्ण क्या है, तो वह राशि जो किसी वस्तु को घूर्णन गति देता है उसे बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु को वृत्तीय गति में ला देता है, वह भौतिक राशि जो किसी वस्तु को रेखीय गति में लाता है उसे हम बल कहते हैं। यहां तक हो गया। अगला देखते हैं, बल आघूर्ण इज इक्वल टू बल गुना बल बाहु। बल गुना बल बाहु, ये बल है और ये बल बाहु है, दिस वन। यूनिट हमने निकाल दिया, न्यूटन मीटर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, बीमा एम एल स्क्वायर टी पर पावर -2। ये अदिश नहीं, ये चला सदिश राशि है। ये कौन राशि है, सदिश राशि है। बलबाहु का मान जितना अधिक होगा, अब ध्यान देना, हम बात करते हैं, चला न 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 न। ध्यान दीजिएगा सर, अगर हम बात करें बलाघूर्ण की, तो बलाघूर्ण की अगर हम बात करें चला, तो बलाघूर्ण बराबर बल गुना बल बाहु होता है। ध्यान देना एकदम आराम से, बल बाहु बल गुना बल बाहु होता है। मान लेते हैं ये 100 है, तो ये चला मान लो 50 गुना 2 है, और ये 2100 है, इसको हम 25 कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा, तब नहीं 100 होगा। ये ध्यान देना एकदम आराम से, सदिश राशि है ये। कहते हैं अगर ये 100 है तो 50 गुना 2 हो गया, और अगर ये 100 है चला तो ये 25 गुना 4 हो गया। नहीं बुझा, ये 100 है तो ये 50 गुना 2 हो गया, ये 100 है तो ये 25 गुना 4 हो गया। यानी अगर बलबाहु का मान बढ़ाओगे, 2 से 4 कर दोगे तो लगने वाला बल घट जाएगा, 50 से 25 हो जाएगा। मतलब अगर बलबाहु यानी ये लंबाई, भुजा की लंबाई अगर तुम बढ़ा देते हो, 2 से 4 कर देते हो, तो लगने वाला बल 50 से 25 हो जाएगा। यानी बलबाहु का मान जितना ज्यादा होगा लगने वाला बल उतना कम होगा। अब बुक में भी ये सब गलतियां होंगी क्या, नहीं सर, बुक इसके बाद 5 बार करेक्शन हो चुका है, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। हम है ना सर, कैसे रह जाएगा बुक में, इसके बाद 5 बार करेक्शन हो चुका है, इसलिए एकदम आपको टेंशन नहीं लेना है। ये पीपीटी आज से 10 दिन पहले बना है, ठीक है, तो इसलिए एकदम टेंशन नहीं लेना है। हम तो सर मैक्सिमम गलती ही हटाने के लिए अभी तक बुक नहीं लाए,
कि गलतियां ना रहे। तो सर फिर भी लेकिन ह्यूमन एरर है, कहीं अब एक आध गो गलती अगर रह जाए तो उसके लिए तहे दिल से माफी चाहेंगे सर। कहते हैं अगर बलाघुण की बात करें तो F क्रॉस R है, बलाघुण बराबर होता है बल गुना बल बाहु, बल गुना बल बाहु, ठीक है। तो बल गुना बल बाहु होगा तो बल बाहु का मान जितना ज्यादा होगा लगने वाला बल उतना कम होगा। बल बाहु का मान जितना ज्यादा होगा लगने वाला बल उतना कम होगा। देखो बल बाहु का मान 2 से 4 हो गया, लगने वाला बल कम होगा। तब 4 अगर होगा तो ये 25 होगा। अब बल बाहु का मान कम होगा तो ये ज्यादा होगा। अब देखो इसका एग्जाम्पल क्या क्या है इसमें, इसीलिए हमने लिखा है कि बल बाहु का मान जितना अधिक होगा लगने वाला बल उतना ही कम होगा। बल बाहु का मान जितना अधिक होगा लगने वाला बल उतना ही कम होगा, ठीक है। अब देखना इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल क्या क्या होता है ध्यान दीजिएगा। आप गौर से देखिएगा सर, अगर आपको चापाकल दिखा होगा, अभी जो स्कूल वगैरह में चापाकल लग रहा है उसका हैंडल देखिएगा लंबा रहता है। लंबा इसलिए बनाया जाता है, यह बलबाहु है। हमने कहा बलबाहु जितना ज्यादा होगा लगने वाला बल उतना कम होगा। और यहां से आप बल लगाते हैं ऐसे ऐसे। अगर यहां से आप बल लगाते हैं तो बलबाहु लंबा है, लगने वाला बल कम होगा। लेकिन अगर यहां से आप बल लगाते हैं तो बलबाहु इतने ना होगा तो लगने वाला बल ज्यादा होगा। तो कभी यहां से चापाकल पकड़ के चला के देखिएगा ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, और यहां से चापाकल चला के देखिएगा कम बल लगाना पड़ेगा। इसीलिए स्कूल सब में बच्चा सबके लिए यही लंबा हैंडल वाला देता है। लोग कहता है काहे दे दिया, क्योंकि जब ये बलबाहु का मान ज्यादा होगा तो लगने वाला बल कम होगा। यहां से पकड़ के चलाओगे तो बलबाहु इतने होगा तो लगने वाला बल ज्यादा हो जाए। दूसरा, इसीलिए कहते हैं चापाकल का हैंडल लंबा किया जाता है। कभी तुम कुम्हार के चाक में लकड़ी फंसाने का गड्ढा देखा, जो चाक वो घुमाता है, वो ये केंद्र है, यहां परिधि के पास होता है लकड़ी फंसाने का गड्ढा, उसको वो ऐसे ऐसे करके घुमाता है, यहां ऐसे ऐसे करके। जांता में भी देखना, तुम जांता जानता है, जांता को सर ऐसे ही घुमाते हैं। कभी भी जांता को यहां पकड़ के ऐसे नहीं घुमाते हैं, क्योंकि अगर यहां पकड़ के घुमाओगे तो बलबाहु कम होगा, लगने वाला बल ज्यादा होगा। और यहां पकड़ के अगर घुमाते हो तो बलबाहु का मान ज्यादा होगा, इतना न हो गया, लगने वाला बल कम होगा। इसीलिए कहते हैं कुम्हार के चाक में लकड़ी फंसाने का गड्ढा हमेशा परिधि के पास होता है। अब तुम कहोगे सर यहां कर देंगे तो नहीं होगा, तो यहां कर दोगे तो ऐसे पैदल चल के ऐसे ऐसे घुमाना पड़ेगा। जांता का हत्था भी परिधि के पास होता है। क्यों? क्योंकि अगर यहां होगा, केंद्र के नजदीक होगा तो बलबाहु कम हो जाएगा, लगने वाला बल ज्यादा हो जाएगा। तो जांता का हत्था भी परिधि के पास होता है। तुम देखना हैंडल जो लगता है दरवाजे में, हैंडल जो दरवाजे में लगता है, ये मान लो तुम्हारा कब्जा है, तो हैंडल जब भी लगेगा सर कब्जा से दूर लगाते हैं, यहां ऐसे करके खोलते और लगाते हैं। अगर तुम हैंडल को यहां लगाते हो तो बलबाहु का मान कम हो जाएगा, और यहां लगाते हो तो बलबाहु का मान ज्यादा होगा। बलबाहु का मान ज्यादा होगा, लगने वाला बल कम होगा। इसीलिए कहते हैं कि खिड़की दरवाजे का जो हैंडल होता है वो कब्जे से दूर लगाया जाता है, ताकि बलबाहु का मान ज्यादा हो, लगने वाला बल कम हो। ठीक है। अब देखना, हम आपकी मांगों को देख रहे हैं। कहता है ध्यान दीजिएगा, बल बाहु का मान जितना अधिक होगा लगने वाला बल उतना ही कम होगा। अब ध्यान दीजिएगा, कहता है कुम्हार के चाक में लकड़ी फंसाने का गड्ढा परिधि के पास होता है। एकदम ये कुम्हार का चाक है, लकड़ी फंसाने का गड्ढा यहां परिधि के पास होगा, तब तो चला बल बाहु का मान ज्यादा होगा, लगाने में कम बल घुमाने में लगेगा। जांते का हत्था भी परिधि के पास होता है, यहां हत्था होता है, ऐसे ऐसे करके हम लोग घुमाते हैं। चापाकल का हैंडल लंबा बनाया जाता है, लंबा बनाया जाएगा चला तब ना, लंबा अगर होगा तब ना चला बलबाहु ज्यादा होगा, लगने वाला बल कम हो। खिड़की, दरवाजे और हैंडल कब्जे से दूर लगाए जाते हैं, का हैंडल कब्जे से दूर लगाया जाता है। इस सिद्धांत के आधार पर सरल तथा जटिल मशीन निर्माण किया जाता है, जैसे उत्तोलक, घिरनी, आनत तल, इंक्लाइन प्लेन, स्क्रू जैक इत्यादि। स्क्रू जैक में भी तुम देखना कि जितना लंबा रड लोगे ना उतना कम बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि बलबाहु ज्यादा होगा। तुम देखना ट्रक वगैरह का टायर का नट खोलता है, उसमें लंबा रड लेता है, तो जितना लंबा रड लोगे ना बलबाहु उतना ज्यादा होगा, लगने वाला बल उतना कम होगा। यही है स्क्रू जैक वगैरह, जैक जिसको तुम कहते हैं। अब देखो, कहते हैं ऊर्जा, ध्यान देना,
ऊर्जा ऊर्जा और बलाघूर्ण का बीमा समान होता है। हम अभी तुरंत बताए थे, ऊर्जा का भी होता है ml² T पर पावर -2। अब बलाघूर्ण का भी बीमा होता है ml² T पर पावर -2। दोनों का बीमा ml² T पर पावर -2। ऊर्जा और बलाघूर्ण का मात्रा का बीमा समान होता है। ठीक है, तो कहते हैं, फिर से समझिएगा, बलबाहु जितना ज्यादा होगा बल लगने वाला बल उतना कम होगा, इसलिए लंबा हैंडल बनाया जाता है, ताकि लंबा होगा तो बलबाहु ज्यादा होगा। चापाकल ये जांता का हाथ था, यहां लगाया जाता परिधि के पास, यहां आप नहीं लगा सकते, इसलिए नहीं लगा सकते, पैदल चल के घुमाना पड़ेगा। यहां दूर जितना ज्यादा हो, केंद्र से दूर यहां लगाते हैं, यहां नहीं लगा सकते, बलबाहु कम हो जाएगा। कुम्हार के चाक में लकड़ी फंसाने का गड्ढा परिधि के पास होता है। क्लियर? बोलो न रे। चापाकल का हैंडल लंबा बनाया जाता है। बल गुना बलबाहु बराबर बलाघूर्ण। बलबाहु जितना ज्यादा होगा लगने वाला बल उतना कम होगा। ऊर्जा और बलाघूर्ण का मात्रा का बीमा समान होता है। बलाघूर्ण क्या है? वह बल जो किसी वस्तु को वृत्तीय गति में ला दे। अब वह बल जो किसी वस्तु को रेखीय गति में ला दे, वह भौतिक राशि जो किसी वस्तु को रेखीय गति में ला दे, उसे बल कहते हैं। अब वह बल जो किसी वस्तु को वृत्तीय गति में ला दे, उसे बलाघूर्ण कहते हैं। क्लियर? अब देखो सर, मैथ का भी बैच सर आज सारा अनाउंस कर देंगे। मैथ का ध्यान देना। फिर से हमने कहा, अनीस जी नमस्कार, इतना तारीफ करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से समझिएगा, द्रव्यमान केंद्र वह केंद्र होता है जहां पर वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है। वस्तु दो जगह संतुलन में होती है। कहां कहां? एक द्रव्यमान केंद्र पर और एक आधार पर। एक द्रव्यमान केंद्र पर और दूसरा आधार पर। अगर द्रव्यमान केंद्र आधार की ओर आ जाएगा, ज्यादा संतुलन में होगी, इसीलिए सारा काम हम लोग संतुलन वाला झुक कर चलते हैं, ताकि ये जो नाभि है वो आधार की ओर चला जाए। यही तो मामला है। बलाघूर्ण, बल वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु को रेखीय गति में ला दे। अब बलाघूर्ण वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु को वृत्तीय गति में ला दे। बलाघूर्ण और ऊर्जा का मात्रक और बीमा समान होता है। बस इतने तो ध्यान में रखना है। तुमको कहेगा बताओ चापाकल का हैंडल लंबा क्यों बनाया जाता है, तो हम कहेंगे बलबाहु का मान ज्यादा होगा, जिसके कारण लगने वाला बल कम। कहेगा खिड़की दरवाजे का हैंडल दूर क्यों लगाया जाता है, तो दूर लगाएंगे, चला अगर खिड़की दरवाजे का हैंडल दूर लगाएंगे, ये हैंडल अगर हम दूर लगाते हैं कब्जा से, तो बलबाहु ज्यादा होगा। बलबाहु ज्यादा होगा तो लगने वाला बल कम हो जाएगा। क्लियर? और बलाघूर्ण का मात्रक और बीमा जरूर सर देखिएगा। ठीक है, आज की कार्रवाई हम लोग यहीं तक रखेंगे। कल हम लोग मोशन ऑफ लिफ्ट पढ़ के इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। नमस्कार। खूब मन लगा के पढ़िए सर, न मामला गड़बड़ हो जाएगा। अंतिम बार है सर, लास्ट चांस, एकदम नहीं उठना है, बैठे रहिए। आज सर्कुलर मोशन का न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। आज की क्लास में सर्कुलर मोशन का न्यूमेरिकल करेंगे। जरूर पढ़िए सर, 9 से 10 में आपको न्यूमेरिकल मिलेगा। और ये इस चैप्टर का न्यूमेरिकल दोनों क्लास मैंने ले लिया है, 2 से 3 क्लास हमने लिया है इससे पहले का, आप देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। सारा न्यूमेरिकल मैंने पढ़ा दिया है। 9 से 10 में आज सर्कुलर मोशन का न्यूमेरिकल है, आप जरूर आइए। 2-3 फार्मूला है उस पर न्यूमेरिकल बहुत अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं। तो आप सर 9 बजे मिलिए न्यूमेरिकल क्लास में। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।